ये पहले समझ लीजिए कि औकाफ है क्या। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, फौज के पास। उसके बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है। तो रेलवे भी हुकूमत की है, आर्मी भी हुकूमत की है। हुकूमत पूरे हिंदुस्तान की जमीन ले ले अगर मुल्क के मफाद के लिए, तो जमीन हम अपनी जान भी अपने देश की हिफाजत के लिए देने के लिए तैयार हैं। मगर ये जो वक्फ की जमीन है आपकी, रेलवे के बाद, आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ की जायदाद की है, वक्फ के इमलाक की। ये किसकी है? ना हुकूमत की, ना हुकूमत के बाप की है। ये जमीन आपकी है, आपके बाप की है। ये जमीन हमने हुकूमत की जमीन लेकर के नहीं वक्फ किया है, ये हमने अपनी जमीन वक्फ किया। और जो जमीन वक्फ होती है उसका मालिक अल्लाह होता है। भारत की धरती पर तकरीबन 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें हमारी वक्फ हैं। हमारे बुजुर्गों ने क्यों वक्फ किया था ये जमीनें? और ये जमीनें भी शरीयत इस्लामिया के दायरे में आ रही। वक्फ की जमीन अल्लाह की मिल्कियत है। एक वाकिफ जब वक्फ करता है कोई जमीन, तो फिर वो अल्लाह की जमीन है। अब किसी मुसलमान की जमीन नहीं, किसी गैर मुस्लिम की जमीन नहीं। वो जमीन बेची भी नहीं जा सकती, उसका कोई खरीदार भी नहीं बन सकता। अब वक्फ करने वालों को अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। कुछ लोगों ने मदरसों के लिए वक्फ किया, कुछ लोगों ने मस्जिदों के लिए वक्फ किया, कुछ लोगों ने स्कूलों के लिए वक्फ किया। वक्फ की जायदाद वाकिफ की मर्जी के मुताबिक उसकी दौलत को खर्च किया जाएगा। ये वक्फ की जायदाद पर हुकूमत की नापाक नजर है। ये वक्फ बिल, ये वक्फ एक्ट बना कब? मुल्क आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। मुल्क को दस्तूर मिला 26 जनवरी 1950 को। और 1955 में पहली मर्तबा ये वक्फ बिल आया, वक्फ का कानून बना। समझिए बात को, यह आपकी चीज है, यह ना मोदी की चीज है, ना मूजी की चीज है। आज इसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। पहली मर्तबा 1955 में वक्फ का कानून बना और वक्फ की इमलाक के लिए बाकायदा मिनिस्ट्री बनी, वक्फ बोर्ड बने, वक्फ काउंसिल बनी। मुसलमानों के हाथ में ये सारी चीजें दी गईं। और उसके बाद फिर 1995 तक, 1955 से लेकर 1995 में तरमीम फिर आई। जो गड़बड़ी थी उसे सुधारा गया, जो चेयरमैन चोरमैन थे उनको निकाला गया, ताकि इस जायदाद को अच्छी तरह से बचा के रखा जा सके। मुसलमानों, उसके बाद 2009 में फिर वक्फ की तरमीमी एक्ट आया। और उस वक्फ की तरमीमी एक्ट में क्या था? वक्फ काउंसिल में सिर्फ मुसलमान होंगे, ऑफिसर सिर्फ मुसलमान होंगे। जमीन आपकी है भाई, फैसले सिर्फ आपके होंगे। वक्फ बोर्ड जो बनेगा उसमें 11 मेंबर होंगे। 11 मेंबरों में कम से कम 6 मेंबर मुसलमान चुनेंगे और 5 मेंबर गवर्नमेंट चुनेगी। अक्सरियत मुसलमानों के चुने हुए मेंबर की होगी। और फिर उन 11 मेंबरों में से वही मेंबर किसी को चेयरमैन चुनेंगे। गौर से सुन लेना बात, आज ये तुम्हारी गर्दन पे है खंजर। आज क्या कहा? वक्फ तरमीमी एक्ट बिल ले आए पार्लियामेंट में। अब क्या ला रहे हैं कानून? कोई मुसलमान मेंबर नहीं चुनेगा। 6 मेंबर मुस्लिम, ये भी मुसलमान, मगर मुसलमान अपनी बुनियाद पे चुनेंगे। 5 मेंबर गवर्नमेंट चुनेगी, वो भी मुसलमान होंगे। मगर कानून अब तक ये था। अब क्या आया तरमीमी बिल पार्लियामेंट में कि नहीं साहब, अब मुसलमान किसी को नहीं चुनेंगे। अब 11 मेंबर गवर्नमेंट चुनेगी और गवर्नमेंट ही चेयरमैन भी चुनेगी। एक नुकसान आपका यह किया जा रहा है, वक्फ काउंसिल के अंदर
वक्फ की जायदादें 55,000 से ज्यादा जमीनें और 55,000 से ज्यादा वक्फ की जायदाद चोरों के हाथ में है। चोर गवर्नमेंट के हाथ में है, चोर मुसलमान के हाथ में है, चोर गैर मुस्लिम के हाथ में है। मुसलमानों ने भी चोरी किया है, गैर मुस्लिमों ने भी कब्जा किया है और चोर गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया है, सूबाई गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कब्जा किया है। होना तो ये चाहिए था कि तरमीम ही अगर लाते तो ये लाते कि जो कब्जे में गए हैं उस कब्जे को निकाला जाए, इसकी हिफाजत की जाए, मगर ये नहीं। इसकी हिफाजत के लिए क्या था कानून? एक सर्वे कमिश्नर, खूब अच्छी तरह ध्यान में रखना, एक सर्वे कमिश्नर बनाया जाता था अब तक, जो पूरे सूबे का सर्वे कमिश्नर होता था। उसका काम क्या था? पूरे सूबे में वक्फ की जायदाद को सर्वे करके गवर्नमेंट के सामने ले आए और वो बताए कि वक्फ की जायदाद पूरे सूबे में इतनी है और इंक्रोचमेंट उसमें इतना हुआ है, मुसलमानों ने इतना नाजायज कब्जा किया है, गैर मुस्लिमों ने इतना नाजायज कब्जा किया है और गवर्नमेंट ने इतना नाजायज कब्जा किया है। सर्वे कमिश्नर का काम ये। तो एक कमिश्नर पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हर सूबे में था। अब ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, अब ये जो तरमीमी बिल आ रहा है, अब ये मिस्टर मोदी कहते हैं कि नहीं साहब, हमने सर्वे कमीशन को खत्म कर देना। अब सर्वे कमिश्नर खत्म है इस बिल में। अब ये काम किसको दिया जा रहा है? कलेक्टर साहब को, कि कलेक्टर सर्वे करेगा। तो भाई यूपी में एक सर्वे कमिश्नर था जो पूरे यूपी का सर्वे कर रहा था, उसका सिर्फ इतना ही काम था। यूपी में 80 जिले हैं तो 80 सर्वे कलेक्टर होंगे। अब ये कलेक्टर साहब के पास तो खुद ही इतना काम है कि उस काम से इनको फुर्सत नहीं। दूसरे हर कलेक्टर अपनी गवर्नमेंट का वफादार होता है, गवर्नमेंट जो चाहती है उससे वो करवाती है, गवर्नमेंट जैसी रिपोर्ट मांगती है वैसी रिपोर्ट उसको दे दी जाती है। तो कलेक्टरों ही के जरिए अगर सर्वे होगा और कलेक्टर ने 2 साल तक रिपोर्ट नहीं दिया, 5 साल तक रिपोर्ट नहीं दिया, तो आपकी जायदाद को कबाड़ा होकर के रह जाएगी। ये है मौजूदा तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया। तो ये बिल हमारी जायदाद को हड़प कर लेना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे भाई, रेलवे को तुमने बेचा, एयरपोर्ट तुमने बेचा, हिंदुस्तान की संपत्ति तुमने बेचा, पूरा मुल्क देख रहा है। ये वक्फ की जायदाद, ये मुसलमानों की जायदाद है भाई, ये किसी से नहीं ली गई। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ईमानदारी से हमारी जायदाद हमें लौटा दो। हमें तुम्हारी खैरात भी नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्ग इतना दे के गए हैं कि अगर हमारी जायदाद हमारे हाथ कर दी जाए, खुदा की कसम, न सिर्फ ये कि मुसलमान खुशहाल हो जाएगा, हम इस मुल्क के गैर मुस्लिमों को भी रिफाह की बुनियाद पर, चैरिटी की बुनियाद पर, खिदमत की बुनियाद पर, इस्लामी कानून की बुनियाद पर इतना दे देंगे कि जिनको 5 किलो चावल देकर उनका दीन ईमान तुम छीन रहे हो, हम बिला पैसा, बिला उनसे कोई मुआवजा लिए हुए उनकी खिदमत कर सकते हैं। हमारी वक्फ की जायदाद की इतनी बड़ी ताकत है, मगर अब ये छीनी जाएगी। आपसे कहा जाएगा कि मस्जिद का पेपर लाओ। मैं कहता हूं 100 साल पहले जिन लोगों ने जमीन दिया कब्रिस्तान के लिए, उस वक्त कोई पेपर बनता था क्या? 100 साल 150 साल पहले जो मस्जिद बनी है और किसी ने वक्फ किया है जमीन, कोई पेपर बना था क्या? अब आप पेपर मांगेंगे, सर्वे करेंगे और मुतवल्ली से कहेंगे पेपर ले आओ, मस्जिद के इमाम से कहेंगे पेपर ले आओ, अशरफिया की कमेटी से कहेंगे पेपर ले आओ, तो जितने लोग बाई पेपर हैं वो भी वक्फ की है। जितने लोगों ने वक्फ कर दिया और पेपर नहीं बना तो जुबानी तौर पर भी वो वक्फ की जायदाद है। और अब आप उस जायदाद पर निगाह डालकर उसको छीनने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो जब ये सारी चीजें सामने आ जाएं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? फिर अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं?
फिर इन हालात में अपने हुकूक को लीजिएगा या बुज़दिलों की तरह सरेंडर कर जाइएगा? कुरान ने तो कह दिया है तुम्हें हम आजमाएंगे, भूख के जरिए, मॉब लिंचिंग के जरिए, तपती हुई रेत पे तुम्हें हम आजमाएंगे, तुम्हारे आशियाने फूके जाएंगे, हम उस वक्त देखेंगे कि तुम ईमान की किस सीढ़ी पे खड़े हो। आज इस तरह से आजमाइश का दौर आ गया है। तो हम हुकूमत से कोई खैरात नहीं चाहते। हमारा हुकूमत से सिर्फ ये डिमांड है कि तुम हमारे मामलात में इंटरफेयर मत करो, तुम हमारी जायदाद के मामले में इंटरफेयर मत करो। और ये बिल लाया गया, सुनिए, आपको कुछ नहीं मालूम है, 0 सन्नाटा है आप इस मामले में। जब ये बिल आया तो कितने लोगों के जरिए पास होगा ये बिल? पार्लियामेंट में किसी भी बिल को पास करवाने के लिए 272 एमपीज के वोट की जरूरत होती है, याद रखिएगा। ये तो पास करवा लिए होते पहली ही मर्तबा, मगर इनके पास 272 एमपी ही नहीं है, इनके पास कुल 240 एमपी हैं। बिल पास करवाने के लिए 272 एमपी चाहिए। जब ये बिल आया तो हम लोगों के पैर के नीचे से तो जमीन निकल गई। तोड़ना पूरे मुल्क में शुरू कर दिया। अब इन्होंने अपनी एलाई पार्टियों से कहा कि आप लोग हमारा साथ देकर इस बिल को पास कर दीजिए। हुकूमत बनती है कितनी सीट पर? 272 एमपी होते हैं, तब सेंटर में गवर्नमेंट बनती है। बीजेपी के पास 272 एमपी नहीं है, 240 एमपी। बाहर से 52 एमपी उनकी मदद कर रहे हैं, जो एनडीए कहलाते हैं। तब ये गवर्नमेंट बैसाखी पे चल रही, नीतीश कुमार की बैसाखी पे ये गवर्नमेंट चल रही, बिहार के चीफ मिनिस्टर की, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर बाबू की बैसाखी पे ये गवर्नमेंट चल रही है। तो जब ये गवर्नमेंट दूसरी बैसाखियों पे चलती, हम गए, हमारा पूरा बोर्ड गया, नीतीश के पास भी गए, चंद्रबाबू नायडू के पास हम आंध्रा भी गए, और हमने उनसे कहा, साफ कहा कि चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, बीजेपी कहती है कि हम पावर में आए तो मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, और आप कहते हो कि हम पावर में आए तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। आपने पावर में आके साबित भी किया, अलाइज आप बीजेपी के बने हुए हो, और पावर में आकर बीजेपी आपके यहां आके बोल की गई कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, और चंद्रबाबू ने ऐलान किया कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, और वो पास हो गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम हर मस्जिद को 10,000 रुपया माहाना देंगे, वो भी पास हो गया। उन्होंने कहा हम हर इमाम को 10,000 रुपया माहाना देंगे, उन्होंने कहा हम हर मुअज्जिन को 5,000 रुपया माहाना देंगे। तो चंद्रबाबू नायडू तो अपने आंध्र प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट में ये कारनामा अंजाम दे रहे हैं। हमने उनसे कहा, मिस्टर चीफ मिनिस्टर, इस बिल की आप हिमायत नहीं करेंगे, और अगर आप लोगों ने इस बिल की हिमायत की और ये बिल पास हो गया पार्लियामेंट में और मुसलमानों की गर्दन पर सियासी तलवार चल गई, तो फिर याद रखिएगा कि कैलेंडर की 30 तारीख आखिरी तारीख नहीं होती, उसके बाद फिर पहली तारीख आ जाती है। 5 साल की सियासी दुकान है आपकी, 5 साल के बाद हम आपके चप्पे चप्पे पे आएंगे, और जिस तरह मुसलमानों ने जितवाया है उसी तरह हम आपकी जमानत भी जब्त करवाएंगे। बड़ी सख्त बातें करके हम आए हैं, और उन्होंने पार्लियामेंट में अपना बयान दिया, उनकी पार्टी के लीडर ने, कि हम इस बिल की हिमायत नहीं करते। समझ जाओ, इसको बेदार करना आपको बहुत जरूरी है। तो जब बिल उन्होंने पेश तो कर दिया था पास करवाने के लिए, मगर जब उन्होंने देखा कि 272 एमपी नहीं मिलेंगे, तो चोर दरवाजा हुकूमत ने देखा और उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। क्या होती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी? JPC। हर पार्टी के मेंबरानों को इकट्ठा करके एक पार्टी बना दी जाती है, और उसके हवाले यह कर दिया गया कि आप लोग इसको देखिए कि मुल्क की राय क्या है। अब पूरे मुल्क की राय तलाश करने लगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। वो लखनऊ भी आई, वो आंध्रा भी गई, वो आसाम भी गई, हर जगह गई।
उन्होंने हम लोगों से सिग्नेचर मांगा कि आप इस बिल की हिमायत करते हो या मुखालिफत। हमारे बोर्ड ने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में प्रचारों प्रसार कर दिया कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं, आप लोग अपना सिग्नेचर भेजिए। अल्लाह के करम से 6 करोड़ मुसलमानों का सिग्नेचर गया कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं। उसके बाद भी हर सूबे में दौरा होने लगा और हम इस सेशन में जो 25 नवंबर से शुरू हुआ है पार्लियामेंट का, हम डरे हुए थे कि इस सेशन में ये बिल आ जाएगा, मगर गवर्नमेंट 2 कदम पीछे हटी, इसलिए कि जेपीसी ने यह कह दिया कि हम अभी रिपोर्ट देने की पोजीशन में नहीं हैं, हमें और टाइम चाहिए। गवर्नमेंट ढीली हुई। मैंने 24 नवंबर को लाखों लाख के मजमे में बेंगलोर की सरजमीन पे कहा, गवर्नमेंट ढीली हुई है, हमें ढीला नहीं होना है, हमें अपना मुतालबा बराबर जारी रखना है। एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, मुजाहिरा हमारा बुनियादी हक है, पुरअमन मुजाहिरा हम करते हैं और करते रहेंगे, और किसी भी सूरत में हम वक्फ की जायदाद से दस्तबरदार होकर गवर्नमेंट के गुमराह कुन नजरियात का शिकार नहीं हो सकते। आज ये बहुत बड़ा मसला आपके सामने है, तो अब इन हालात में डर के इस्लाम छोड़ दीजिएगा। इस्लाम को कोई खतरा नहीं, याद रखिएगा। किसी दौर में इस्लाम को खतरा नहीं था। खतरा आपके लिए है। इस्लाम को मिटाने की बात अगर कोई नापाक सोचता है तो भूल जाए। हलाकू खान ने भी सोचा था इस्लाम को मिटाने की बात। 18 लाख लाशें आपकी पटवा दी थी, आपके सर की खोपड़ी के मीनार बनवा करके उसने अपनी फतह का जुलूस निकाला था, और उसने बगदाद में ऐलान कर दिया कि आज हमने इस्लाम को खत्म कर दिया। मगर जिस जमाने में बगदाद में इस्लाम का सूरज गुरूब हो रहा था, ठीक उसी जमाने में इस्लाम का सूरज मलेशिया में निकल रहा था, इंडोनेशिया में निकल रहा था, जावा समातरा में निकल रहा था। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इस्लाम कहीं से नहीं खत्म होने वाला।